तो हम हार्ट में हार्ट डिजीज के बारे में बात कर रहे थे। ओके, हार्ट का वो जो पढ़ते हमने हार्ट अटैक पढ़ लिया था। आज आपको हार्ट फेलियर में बताऊंगा। ओके, हार्ट फेलियर, लोग समझते हैं हार्ट का फेल होना और हार्ट अटैक दोनों एक ही चीज है, पर एक है नहीं। ओके, आज हम समझेंगे कि हार्ट फेल होता कैसे है। ओके, देखिए, हार्ट फेल का मतलब यही है कि हमारा जो वेंट्रिकल्स है, ओके, हमारा जो वेंट्रिकल है वो पंपिंग अच्छे से कर ना पाए। ओके, और उसका पंपिंग एफिशिएंसी जो वेंट्रिकल का है वो ठीक से ना हो पाए तो पूरे बॉडी में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, है ना, और इट विल लीड्स टू द हार्ट फेलियर। ओके, और अगर ब्लड सारे ऑर्गन में अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो हमारा, आप तो जानते ही होंगे क्या हालत होगा। ओके, दैट्स द हार्ट फेलियर। मैंने लिख दिया है डेफिनेशन। लॉस ऑफ पंपिंग एफिशिएंसी ऑफ हार्ट, लॉस ऑफ पंपिंग एफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज द हार्ट फेलियर। ओके, देखिए, इसका कॉज क्या क्या हो सकता है, क्या व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हार्ट फेलियर। ओके, देखिए, क्रोनिक हाई बीपी, अगर एक बंदे को हाई ब्लड प्रेशर है तो इट विल लीड टू दी हार्ट फेलियर, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये एक नॉर्मल हार्ट है। ओके, अगर एक बंदे को कंटिन्यूअसली हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या होगा, और वो उसका वेंट्रिकल बहुत ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है हर रोज, क्योंकि उसको हाई ब्लड प्रेशर है ना। तो इसका मतलब क्या, देखिए, यहाँ से ये जो वेंट्रिकल्स है इट विल बी एनलार्ज, and if it will be enlarged then the pumping efficiency will be decreases। and देखिए देखिए this the ventricle will enlarge, और जब हम देखें पता चलता है कि हमारा वेंट्रिकल अगर बड़ा हो गया, ओके, ये नॉर्मल वेंट्रिकल से अगर हमारा वेंट्रिकल बड़ा हो गया तो क्या वो उतना ब्लड पंप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ओके, ये भाल्व, अगर वेंट्रिकल का भाल्व बहुत लंबी हो गए तो ये क्या अच्छे से कंट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। अगर अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं करे तो इट विल लीड्स टू लोअर ब्लड पंपिंग। ओके, अच्छे से ब्लड पंप नहीं होगा, और अच्छे से ब्लड पंप नहीं होगा इट विल लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, देखिए, क्रोनिक हाई बीपी से ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। और एक मायोकार्डियल इंफेक्शन, इसको इस ये बात आपको समझ में आ गया लगता है। नेक्स्ट थिंग इज मायोकार्डियल इंफेक्शन। myocardial infarction, what is mi, it means some of the heart tissue are damaged। ओके, मैंने पढ़ाया है पहले आपको, अगर उसका कभी ना कभी इतना इतना पोर्शन अगर उसका हार्ट फेलियर, हार्ट डैमेज हो गया, ओके, एमआई हो गया 5-7 साल पहले या 1 साल पहले, अगर उसका एमआई ही डैमेज हो गया है तो क्या होगा, देखिए, तो इट विल क्या ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे उसके पंपिंग एफिशिएंसी को कमाएगा, क्योंकि इतना पोर्शन से तो पंपिंग नहीं हो रही है ना, तो इट विल लीड टू लेस फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द ब्लड। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ब्लड है, ओके, यहाँ पे 130 ml ब्लड रहता है। ओके, और ये एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है, दैट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। yes or no, that is known as the stroke volume। okay, stroke volume 70 ml इतना पंप करेगा तब जाके हमारे सारे ऑर्गन में क्या ब्लड पहुंचेगा। लेकिन अगर ड्यू टू हाई बीपी और मायोकार्डियल इंफेक्शन 70 ml तो ब्लड पंप नहीं होगा, अगर ब्लड पंप अच्छे से नहीं होगा दैट इज दी लीड्स टू हार्ट फेलियर। और एक बात, मायोका और मायोकार्डियल डिसऑर्डर, नहीं, ये मायोकार्डियल डिसऑर्डर नहीं होगा, दिस इज दी भाल्व डिसऑर्डर। ओके, भाल्व डिसऑर्डर, भाल्व मतलब ये देखिए, ये हमारा सिस्टमिक एरोटा है। ओके, यहाँ पे ऐसे भाल्व होते हैं, जब भी ब्लड यहाँ से पंप करेगा, जब भी ब्लड यहाँ से पंप करेगा द ब्लड विल फ्लो हियर। ओके, 70 ml ब्लड विल फ्लो इन दी सिस्टमिक एरोटा टू मूव इनटू आवर ऑल ओवर द बॉडी। बट अगर जब जब ये इस बार एक कंट्रैक्शन हुआ और एक रिलैक्सेशन हुआ वेंट्रिकल का, एट दैट टाइम द ब्लड बैक फ्लो विल बी ऑकर, और जब ये ब्लड बैक में फ्लो करता है एट दैट टाइम इफ द भाल्व
आर नॉट क्लोज प्रॉपरली, अगर अच्छे से ये जो भाल्व अगर क्लोज नहीं हुआ, सेमिनल भाल्व नहीं क्लोज हुआ, तो क्या होगा, तो ब्लड जो 70 ml गया था उसमें से अप्रोक्सीमेटली 20 ml तो फिर से नीचे आ गया है ना, क्योंकि वो उसका भाल्व भी क्लोज नहीं है, दैट इज दी भाल्व डिसऑर्डर। ओके, समझ में आया, भाल्व डिसऑर्डर, भाल्व अच्छे से क्लोज ही ना हो तो कैसे हो सकता है। ओके, अगेन दैट्स द प्रोसेस। एक थोड़ा एक सीरीज में मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए, अगर मैं अच्छे से एक बार आपको बता देता हूँ। ये हमारा लेवल वेंट्रिकल है, तो यहाँ में कितना 130 ml ब्लड रहता है और एक बार में कितना 70 ml ब्लड फ्लो होता है, 70 ml फ्लो होता है और 60 ml यहाँ पे रह जाता है। लेकिन अगर ये भाल्व बच्चे से क्लोज ना हो तो 20 ml ब्लड फिर से यहाँ से नीचे नीचे सिरक जाएगा, है ना, और ओनली 50 ml ब्लड आर मूविंग अराउंड। ओके, तो क्या हमारा ये वेंट्रिकल खाली होगा, क्या हमारा ये वेंट्रिकल खाली होगा, वेंट्रिकल खाली नहीं होगा। अगर वेंट्रिकल खाली नहीं होगा तो जो यहाँ से जो पल्मोनरी ट्रंक से जो लंग से जो ब्लड आ रहा है कितना आता है कि 4 ठो आता है। ओके, तो यहाँ पे जो आर्टरिया में जो ब्लड आ रहा है तो आर्टरिया का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा। देखिए समझिए, अगर वेंट्रिकल में जगह ही नहीं होगी, क्यों जगह नहीं हो रही, क्योंकि सारा ब्लड तो जा नहीं रहा है ना, तो अगर सारा ब्लड नहीं जा रहा है तो कुछ ब्लड यहाँ पे रह जा रहा है। अगर पूरा वेंट्रिकल खाली नहीं होगा तो क्या आर्टरिया का सारा ब्लड यहाँ पे गिरेगा, नहीं गिरेगा। अगर आर्टरिया का सारा ब्लड यहाँ पे नहीं गिरेगा तो फिर आर्टरिया से जहां से ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लंग्स में ब्लड का डिपोजिशन होता रहेगा, है ना, धीरे धीरे क्या होगा, लंग्स में ब्लड का डिपोजिशन होगा। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि ब्लड को आगे जाने में जगह ही नहीं है, तो लंग्स में डिपोजिशन और लंग्स में वो ब्लड, उस ब्लड का प्लाज्मा धीरे धीरे सेपरेट आउट होकर वहां पे क्या इडिमा का कॉज कर देता है और इट विल लीड्स टू द सफोकेशन ऑफ द बॉडी। तो उस बंदे को धीरे 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 क्या होगा, उसको ब्रीदिंग करने में तकलीफ होगा। ओके, तो हम उसको लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, तो वो चेक करेंगे क्या हो गया, उसका लंग्स में डिजीज है, उसको उसका निमोनिया है, क्या है, सब चेक कर, लेकिन उसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, हार्ट पे। ओके, देखिए, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, देखिए, तो फिर से आपको बता देता हूँ, व्हाट इज हार्ट फेलियर, लॉस ऑफ पंपिंग एफिशिएंसी ऑफ हार्ट। ओके, कॉज क्या क्या कॉजेज है, क्रोनिक हाई बीपी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड भाल्व डिसऑर्डर, ये तो समझ में आया होगा। ओके, देखिए, क्रोनिक हाई बीपी में क्या होता था कि हमारा हार्ट का भाल्व बड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं ना आपका दिल बड़ा होना चाहिए, दिल कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर दिल बड़ा हो गया तो इट विल वेरी बैड फॉर यू। ओके, समझ में आया। देखिए, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, भाल्व डिसऑर्डर एंड द सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होता है, तो ब्लड बैक्स अप इन लंग्स, लंग से ब्लड जो बैकअप होता है, इट रिजल्टिंग इन पल्मोनरी एडिमा। ओके, लंग से जो ब्लड आ रहा है इट विल लीड्स टू बी डिपॉजिटेड इन द लंग्स एंड कॉजिंग एडिमा। ओके, एंड द सेकंड वन, द फ्लूइड एक्युमुलेशन इन लंग्स, धीरे 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 लंग्स में क्या होगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता रहेगा एंड द फ्लूइड एक्युमुलेशन इन लंग्स कॉजेस सफोकेशन, दैट इज नोन एज कंजेशन ऑफ लंग्स। ओके, तो समझ में आया, लिख लीजिए इसको पहले, फिर हम पढ़ेंगे रूमेटिक फीवर। तो हमारी दूसरी हार्ट डिजीज है रूमेटिक फीवर। ओके, रूमेटिक फीवर, इसी को और बोलते हैं सोर थ्रोट। थ्रोट का मतलब क्या है, हमारे गला दुखना। ओके, गला का पेन होना, गला दुखना, उसी को बोलते हैं सोर थ्रोट। देखिए, कैसे क्यों होता है, इट इज डॉन ड्यू टू टू, द वन इज वायरल infection and another one is bacterial infection. Okay, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, एक तो वायरल इन्फेक्शन से होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल में किसमें, स्ट्रेप्टोकोकस, लिख दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ये हमारा क्या होता है, हमारा सोर थ्रोट और रूमेटिक फीवर होता है। रूमेटिक फीवर तो पहली बात आप जान लीजिए, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर,
ऑटो इम्यून मीन्स हमारे बॉडी की ही इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी की ही इम्यून सेल हमारे बॉडी के ओन सेल को अगर वो डैमेज करने लग जाए तो उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, देखो क्या करता है, देखिए आप अगर वायरस का अटैक है तो 4 दिन में 5-7 दिन में हमारा बॉडी ठीक हो जाता है, बैक्टीरिया का भी ठीक ही हो जाता है। लेकिन देखिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में भी पाए जाते हैं। ओके, तो क्या होता है, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसने अपना एंटीबॉडी बनाया एंड 5-7 दिन में हम ठीक हो गए। ओके, लेकिन वो जो एंटीबॉडी बन गया है वो धीरे धीरे क्या करेगा, जो हमारे हार्ट मसल, कनेक्टिव टिश्यू, इन सब में जाके उन सेल को डैमेज करने लगता है और इसी को ही बोलते हैं रिमेटिक फीवर। ओके, देखिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट इज ऑटोइम्यून इन व्हिच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिमेटिक फीवर। ओके, देखिए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर हमने एंटीबॉडी बनाया एंड दैट स्टार्ट डैमेजिंग द कनेक्टिव टिश्यू, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को, जॉइंट, हार्ट वाल्व एंड एंटायर हार्ट और हार्ट वाल्व। ओके, इन सबको वो डैमेज करेगी। इट इज ए वेरी डेंजरस डिजीज। ओके, हालांकि ये दिखाई बहुत कम जाता है लेकिन है, क्या करें। ओके, सही है। दिस इज दिस सोर थ्रोट, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे हाई बीपी। तो हम फिर बात करेंगे हाई बीपी और हाइपोटेंशन, और ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए तो क्या हो। ये आजकल सब लोगों को प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है। हाँ, सुना है ना आपको। देखिए हाई ब्लड प्रेशर समझने से पहले हमको समझना चाहिए व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहते किसको है, देखिए एक सिंपल सी बात, जब भी ब्लड हमारे किसी वेन या फिर आर्टरी में मूव करेगी या फ्लो करेगी, दैट विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी और वेन। ओके, जब भी हमारे ब्लड किसी आर्टरी या वेन में मूव करेगी तो वहां पर प्रेशर क्रिएट करेगी और दैट प्रेशर इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। ओके, देखिए लिख दिया है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ओके, ठीक है, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, 180/20 mm है ना, 180/80 mm। इसको ऐसे पढ़ते हैं 120/80 mm, इसका नॉर्मल वैल्यू। 180 क्या है इसमें, दैट इज द सिस्टोल, एंड 80 क्या है, डायस्टोल, सिस्टोलिक। यहाँ पे लिख दिए सिस्टोलिक और द पंपिंग दैट इज 120 mm एंड द डायस्टोलिक इज रेस्टिंग दैट इज 80 mm। ये तो हमने पढ़ लिया है पहले ही। ओके, तो उसका वैल्यू देख लेना, 180/80 mm। ये कभी कभी गलत भी हो जाता है लड़कों का। ओके, फिर एक बार और आपको बता दूं कि ऑलवेज सिस्टोलिक आर राइट फर्स्ट देन डायस्टोल। ओके, आपको जब भी आपको प्रेशर लिखना है पहले सिस्टोल का लिखिएगा फिर से डायस्टोल का लिखिएगा। ओके, देखिए इफ, अगर हम कैसे पहचानेंगे हाई ब्लड प्रेशर किसको है किसको नहीं। अगर एक बंदा ओके 500 मीटर का दौड़ लगा के आया, ओके एक्सरसाइज खूब किया, तो उसका तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा ही होगा। ओके, एंड कुछ समय बाद उसका ब्लड प्रेशर फिर से डाउन हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, दैट इज नॉट द ब्लड प्रेशर। ओके, देखिए अगर आप एक बंदे को नॉर्मल, वो बैठा ही है घर में, अगर आप उसको 2-3 बार अगर आप उसका ब्लड प्रेशर चेक किए दिन में और वो कुछ काम भी नहीं कर रहा है, अगर तब भी उसका ब्लड प्रेशर अगर ऐसे ही आए कितना लेट से 140 से 90, 140/90 mmHg आ गया, तो दैट इज we know that he is suffering from high blood pressure. Okay, if repeated check of blood pressure is more than 140 to 140/90 mmHg, 140 क्या है सिस्टोल and 90 डायस्टोल, इस टर्म एज हाई बीपी और हाई ब्लड प्रेशर। इसका नुकसान क्या क्या है, देखिए जहाँ जहाँ भी ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो हो रहा है उन सब जगह को ये डैमेज कर सकता है। देखिए इट में लीड्स टू हार्ट डिजीजेस, बहुत सारे हार्ट डिजीजेस का कारण यह है। एक तो मैंने बताया था तो पहले, ओके, डैमेज टू द किडनी, किडनी में हर रोज ब्लड जा रहा है, दैट इट आल्सो डैमेज टू द किडनी।
एंड डैमेज टू द ब्रेन ऑल्सो डैमेज टू द ब्रेन ऑल्सो। सो हमारा ब्लड प्रेशर का हाई होना बहुत ही बुरा है हमारे लिए। ओके, आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम पढ़ेंगे सीपीआर। ओके, तो अब हम बात करेंगे सीपीआर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। क्या? कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। आपने बहुत से फिल्म में देखा होगा ये किया जाता है। जैसे कि एक फिल्म था शिवाजी द बॉस। ओके, उसमें क्या होता है, रजनीकांत को वो जेल में होता है और वो जो उसको शौक लग जाता है बहुत ज्यादा, तो उसका हार्ट बीट करना बंद कर देता है। ओके, और वो जो डॉक्टर होता है वो आयरन आयरन से वो इसको उसके हार्ट में ऐसे प्रेस करता है और वो फिर से वो जिंदा हो जाता है। वो मर गया था लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। मर गया था मतलब क्या, उसका ना लंग्स बीट कर रहा था ना ही हार्ट बीट कर रहा था, लेकिन उसको जब उसने दिया उसको, उसकी वजह से वो फिर से उठ गया। और एक अच्छा बहुत ही वो सीपीआर का पूरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो विक्रम मूवी आई थी ना। ओके, उसमें क्या होता है, जो लास्ट सीन में वो उसका जो पोता था उसको उसका हार्ट बीट और ब्रीदिंग दोनों ही खत्म हो जाता है। तो विक्रम बोला है सीपीआर सीपीआर। सीपीआर का मतलब क्या? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। और तब वो लेके जाता है वहां पे, उसको लिटा देता है और डॉक्टर से पूछ के वो सीपीआर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीपीआर दिया कैसे जाता है और क्या क्या करते हैं। देखिए, पहली बात, सीपीआर तभी देते हैं जब कोई आदमी का हार्ट बीट नहीं कर रहा है या और उसका लंग्स ब्रीदिंग नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसे ही अनकॉन्शियस हो गया तब आप सीपीआर दे देंगे, इट इज नॉट गुड। ओके, जब हम को लग जाएगा कि ये ब्रीद नहीं कर रहा है या फिर उसका हार्ट बीट बिल्कुल नहीं हो रहा है, तब हम उसको सीपीआर देंगे। ओके, देखिए, सीख आप जान लीजिए ताकि कभी ना कभी किसी को अगर आपको जरूरत हो तो आप उसका जान भी बता सकता है। देखिए, पहले क्या करते हैं, उस आदमी को लिटा देते हैं। ओके, उस आदमी को लिटा देते हैं सीधे, और उसके गर्दन में, ओके, गर्दन में कोई एक कुछ रख ताकि वो उसका गर्दन ऐसे ऊपर से छाट हो जाए। ओके, सीधी हो जाए हैं। लेकिन उसके सर में नहीं, सर में दोगे तो वो ऐसे नीचे हो जाएगा। आप उसके गर्दन, उसके नेक नेक रीजन में कोई तकिया या फिर रुमाल उसको उसको देंगे। ओके, वो सो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? ओके, आपको अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके उसके चेस्ट में रखना है। देखिए, पहले आपको उसके अपने घुटने के बल उसके ऊपर, पीठ के ऊपर बैठ नहीं जाना है, उसके ऊपर अपने घुट के, ताकि आपका सारा वेट, आपका जो सारा वेट है आप उसको दे सके। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको जोर जोर से वहां पे कंप्रेशन करना है। ओके, कितना टाइम्स? 30 टाइम्स पर 30 टाइम्स, 30 बार कंप्रेशन किया। उसके बाद क्या, कंप्रेशन कर देने के बाद आप एक जोर से सांस लेंगे, जोर से सड़न लेना है, क्योंकि आप लेंगे और आप अगर रख लिए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। इसीलिए आपको जल्दी से ही ले जाना है एक डीप सांस, और उसके मुंह में रुमाल रखना है। ओके, ओके, उसके मुंह में एक रुमाल रख के, कुछ भी रख के आपको उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। ओके, फिर क्या होगा, उसका लंग्स एक्सपांड होगा। फिर अगेन उसको क्या, कंप्रेशन करना, 3 बार कंप्रेशन एंड 2 बार वेंटिलेशन। ओके, सांस लेना जल्दी से और उसको फिर से कंप्रेस करते हुए ऑक्सीजन ले। वो विक्रम मूवी ऐसा ही क्या, वो उसको आपने दो, एक छोटा सा बच्चा था इसलिए 2 उंगली से 30 बार कंप्रेशन और एक वेंटिलेशन देता था। समझ में आया? ऐसा करना है जब भी कोई भी होता है। देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द चेस्ट और कंप्रेशन, पहले एक्सटर्नल प्रेशर देंगे हम चेस्ट में, एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम अपने मुंह से उसको पानी हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स भाया माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, दैट इज द माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। इसी को बोलते हैं सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन, सीपीआर। ओके, और इसमें क्या होगा, कंप्रेशन 30 बार करना है और वेंटिलेशन 2 बार। 30 बार कंप्रेशन, 2 बार वेंटिलेशन, 30 बार कंप्रेशन, 2 बार वेंटिलेशन। ओके, आपकी कंप्रेशन की स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, अराउंड 100 to 120 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में आप 120 से 100 से 120 तक उसको कंप्रेस करना है। ओके, इस तरह से हम किसी की जान भी बचा सकते हैं। ओके, देखिए, इसको लिख लीजिए पहले आप।
समझ में आया? तो अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी और वेन में क्या क्या डिफरेंस होता है इसको देख लेंगे। ओके, उसको लिखने से पहले आप इन दोनों डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। एक आर्टरी मैंने यहाँ पे बनाया है और एक वेन यहाँ पे बनाया है। ओके, देखिए बाहर बाहर से दिखने से ये इन दोनों का साइज, आर्टरी और वेन का साइज सेम है ना? बोथ आर लुकिंग लाइक सेम, बट अगर अंदर से देखेंगे तो मैंने आर्टरी थोड़ा सा थिक बनाया है और वेन थोड़ा सा थिन बनाया है। ओके, आर्टरी थोड़ा थिक होता है, वेन थोड़ा थिन होता है। उसके लेयर देखिए, बोथ आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। क्या है, कौन कौन सा? उसके जो सबसे पहला लेयर, आर्टरी और वेन का जो सबसे पहला लेयर, उसी को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, इसी को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। इट इज composed of fibrous tissue। उसमें क्या होता है, कोलेजन एंड इलास्टिन आर प्रेजेंट इन दी ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, अगर समझ में आया? और उसके बीच में जो लेयर है इसी को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। ओके, तो मिडिल लेयर इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल, क्योंकि स्मूथ मसल सेल है इसीलिए इट विल वेसोडाइलेट और वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट। ये इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तुमने पढ़ा है ना, कभी कभी हमारा वेन कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेती है, कभी कभी रिलैक्स में हो जाती है, वेसोडाइलेशन हो जाता है, कुछ मेडिसिन देके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया जाता है या ना? क्यों होता है? क्योंकि हमारे वेन और आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। ओके, एंड द लास्ट इनर लेयर इज द ट्यूनिका इंटीमा और एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथेलियम और ट्यूनिका इंटीमा which is made up of simple squamous epithelium। ओके, देखिए तो क्या क्या डिफरेंस क्या क्या है ये आर्टरी और वेन में। देखिए मैंने इसके वॉल को थिक क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि आर्टरी हमेशा हार्ट से ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट लेके जाता है, हार्ट से अदर ऑर्गन में लेके जाता है। तो हार्ट में से बहुत प्रेशर से ब्लड जा रहा है। ओके, हार्ट में से बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो शायद उस प्रेशर से ब्लड का वेसल फट ना जाए, इसीलिए तो वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक। ओके, बट इसमें थिन है। ओके, इट ऑलवेज कैरी अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट, इट कैरीज ब्लड इनटू द हार्ट। हम क्या करते हैं, मैं लिख देता हूँ, आप पहले लिख के करेंगे। ओके, इस ये डायग्राम आप पहले काट दो अच्छे से। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये आपके एग्जाम में आएगा। देखिए आर्टरी क्या करता है, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बता दिया है, एंड वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाता है और वेन हार्ट के तरफ लेके आता है। सेकंड, यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करता है उसमें? आर्टरीज में ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूजुअली, मेनली, एंड वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स में जाएगा वो, एंड दी अम्बिलिकल आर्टरी जो बच्चा होता है उसमें जो आर्टरी जाता है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वहां पे डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अम्बिलिकल वेन। ओके, ये दोनों का एक्सेप्शन है। इसको छोड़ के सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इसको छोड़ के सारी वेन में क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ओके, और एक बात, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर कितना बहुत ज्यादा होता है। ओके, ब्लड प्रेशर फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, बहुत ही तेज के प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। एंड वेन में ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर में यहाँ पे ब्लड जाता है। इनको पहले लिखिए, और कुछ पॉइंट है हम लिख देंगे। ओके, लिखो। तो देखिए हम आर्टरी और वेन्स के डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, और उसका चौथा पॉइंट, देयर इज नो वाल्व इन आर्टरी, देयर इज नो वाल्व। आर्टरी में वाल्व, देखिए सुनिए पहले पहले नो वाल्व। क्यों नो वाल्व? क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है। ओके, आर्टरी में बहुत प्रेशर से जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बैक फ्लो होने का चांस ही नहीं है, तो इसी में कोई वाल्व भी नहीं, दरकार नहीं है हमको। ओके, लेकिन यहाँ पे वेन्स,
its unidirectional valves are present. Unidirectional, these valves are the unidirectional valve. Okay, the unidirectional valves are present to prevent the backflow को prevent करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर में ब्लड फ्लो हो रहा है, ताकि कहीं ना कहीं से ये वापस पीछे आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल valves are present. Okay, again number 5, it is located deep in the body. Arteries are located deep in the body. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में के भीतर के तरफ आर्टरी है, ओके, और बाहर की तरफ क्या है? लोकेटेड सुपरफिशियल, हमारा वेन है। इसका देखिए, जब भगवान ने हमारा शरीर बनाया तो बहुत सोच समझ के बनाया, ओके। अगर हमारा अगर यहाँ पे कहीं कभी ये जो नीला नीला दिख रहा है मेरे हाथ पे, ये क्या है? मेरा वेन है, और इसके अंदर ही हमारे आर्टरी है। अगर यहाँ पे कट लगे, अगर मेरा हाथ में कट लगे तो मेरा वेन ही कटेगा। अगर वेन कटेगा तो क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर में ब्लड फ्लो हो रहा है तो कुछ कम ही मात्रा में ब्लड रिलीज होगा। परंतु अगर मैंने अपनी आर्टरी को कट लगा दी, आर्टरी अगर ऊपर ऊपर होता, अगर डीप नहीं होता, अगर ऊपर होता तो आर्टरी में कट लग जाता, और आर्टरी में हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है ना। अगर आर्टरी में हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है तो बहुत ज्यादा हमारा खून का लॉस हो जाता। दैट्स व्हाई this is beauty of nature, located deep in the body artery and located superficially vein. Okay, हमारे ऊपर ऊपर जो नीला नीला दिख रहा है, this is our vein. Okay, again the wall is thick, वो डायग्राम में मैंने बता दिया है, the wall is thick and elastic, lumen is narrow. थिक है तो फिर इसका lumen narrow है, and vein में क्या होगा? wall is thick, thin, wall thin है, and its lumen is wider, lumen बड़ा है। समझ में आया? ओके, देखिए आर्टरी और वेन, इट्स द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 8 पॉइंट या फिर 7 पॉइंट मैंने बोला है, ये अच्छे से आप समझिए, उसको याद करने की कोशिश करना। ओके, सही है, लिख लीजिए पहले इसको। ओके, नाउ I am talking about a very important thing which is always come to in बायोलॉजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे ऐसे क्वेश्चन आता ही रहता है। ओके, व्हाट आर द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एनिमल? ओके, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसको हम देखेंगे। ओके, सबसे पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जो साइटोप्लाज्म में भी जो है उसी से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्रोटोजोआ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें होता है? साइटोप्लाज्म। ओके, द सेकेंड वन पोरिफेरा, जिससे कि हमारा एक्चुअल में एनिमल किंगडम शुरू होता है, पोरिफेरा। ओके, पोरिफेरा आपने जानना होगा क्या, वो जो होता है वाटर कैनाल सिस्टम, है ना। ओके, एंड द सिलेंटरेटा हैव एन कैविटी कॉल्ड सिलेंटरॉन, और द बॉडी कैविटी हैव द सिलेंटरॉन, और उसी के थ्रू वो अपने सराउंडिंग में जितने भी वाटर है उसको लेके एक्सचेंज करते हैं। ओके, पोरिफेरा में और सिलेंटर में, दोनों में। ओके, मैं लिख दिया हूँ, they circulate surrounding water through their body cavity. They circulate their surrounding water through their body cavity. And again, समझ में आया है पोरिफेरा सिलेंटरेटा। Then the third one is platyhelminthes. platyhelminthes में कहाँ होता है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम? platyhelminthes के जो मेसेनकाइम होता है वहाँ पे जो टिश्यू फ्लूइड मिलता है उसी से उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ओके, लिख दिया है platyhelminthes टिश्यू फ्लूइड इन द मेसेनकाइम। ओके, अगेन आस्केहेलमिन्थस में क्या, ये यहाँ पे तो सूडोसिलोम होता है ना, तो उनका ट्रांसपोर्ट किससे होता है? सूडोसिलोमिक फ्लूइड से होता है। किसका? आस्केहेलमिन्थस का। ओके, इतना लिख लो पहले। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिलिडा। एनिलिडा में कैसा होता है? एनिलिडा में याद रखिए हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ? एनिलिडा से। ओके, एनिलिडा से ही आरंभ हुआ है हमारा ब्लड वास्कुलर सिस्टम, और वो भी कौन सा टाइप? क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ओके, एनिलिडा क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। आर्थ्रोपोडा में ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ओके, ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन आर्थ्रोपोडा। इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ध्यान से देखिए इसको। और आर्थ्रोपोडा में एक कैविटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं हीमोसिल कैविटी। ओके, वहां पर तो ब्लड नहीं होता है, वहां पर लिम्फ होता है। ओके,
and there the fluid is present that is called hemocoelomic fluid. कहाँ पे? आर्थ्रोपोडा में. एंड अगेन समझ में आया? एनिलिडा क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम, आर्थ्रोपोडा ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम. यहाँ पे एक कैविटी पाया जाता है जिसको बोलता है हेमोसिल, और हेमोसिल में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं हेमोसिलोमिक फ्लूइड. ओके. एंड थर्ड वन इज द मोलस्का. मोलस्का में क्या होता है? ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम होते हैं. मोलस्का में ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम है. एक एक्सेप्शन है सेफालोपोड्स. ओके. सेफालोपोड्स सिस्टम वहां पे क्या होता है? क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन केस ऑफ सेफालोपोड. क्या क्या हो जाएगा? लोलिगो, ऑक्टोपस, सेपिया, these are the cephalopods which are belonging to close blood vascular system in case of mollusca. Okay, लिख लो इसको. ओके. तो हम जो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बात कर रहे थे हमने देखी. फिर एकाइनोडर्माटा. एकाइनोडर्माटा में किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है? पहला, वो तो हम सब जानते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है. पोरिफेरा वाटर कैनाल सिस्टम एंड एकाइनोडर्माटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम. पर उसको और भी कहा जाता है पेरीहिमाल एंड हिमाल सिस्टम. उसको क्या कहा जाता है? पेरीहिमाल एंड हिमाल सिस्टम. ये तो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन कैसे आएगा. ओके. पेरीहिमाल एंड हिमाल सिस्टम एकाइनोडर्माटा. ओके. इट इज आल्सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम. हेमिकोडाटा में क्या होता है? ओपन या क्लोज? ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन हेमिकोडाटा. एंड कोडाटा में क्या होता है? क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन कोडाटा एक्सेप्शन यूरोकोडाटा. हमारा जो फर्स्ट कोडाटा होता है यूरोकोडाटा, दे आर एक्सेप्शन. वहां पे क्या होता है? ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर फाउंड. एग्जांपल क्या होगा यूरोकोडाटा का? हर्मानिया, एसाडिया, एसिडिया, ये सब. ओके. एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ. ओके. प्रोटोजोआ, साइटोप्लाज्म. पोरिफेरा एंड सोलेंटरेटा, they are surrounding water through their body cavity. Platyhelminthes, tissue in their mesenchyme. Ascahelminthes, pseudocoelomic fluid. Okay. Annelida, closed blood vascular system. Arthropoda, open blood vascular system having a cavity known as hemocoel and their fluid is present there is hemocoelomic fluid. Mollusca, open blood vascular system exception cephalopods or having closed blood vascular system. एकाइनोडर्माटा क्या बोला? पेरिहिमाल एंड हिमाल सिस्टम वाटर वास्कुलर सिस्टम. एंड हेमिकोडाटा में ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम, कोडाटा में क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम एक्सेप्शन यूरोकोडेट. ओके. ये सब आपको याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि दिस इज एन इम्पोर्टेंट. इसमें भूल जाओगे तो एक नंबर तो कट ही जाएगा. ओके. इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो. ओके. तब उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट. तब तक आप ये सब पढ़ के याद करके रखो. ओके.